हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कैश फ्लो एनालिसिस। चैप्टर का नाम कैश फ्लो एनालिसिस है। वैसे ये चैप्टर अलग अलग जगह आता है। कहाँ कहाँ इस चैप्टर की वैलिडिटी, एक मल्टीपर्पज चैप्टर है कैश फ्लो एनालिसिस। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर क्या कहता है और कहाँ कहाँ आता है। देखिए, आपने सबसे पहले 12th सीबीएसई के अंदर कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ा था, रेशियो और कैश फ्लो। बिल्कुल ये वही कैश फ्लो है, लेकिन इसका लेवल वहां से बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से बात करेंगे। 12th के बाद ये आता है बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर, फिर ये बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर भी आता है। बीकॉम फाइनल ईयर में आता है, बीकॉम फाइनल ईयर पास कोर्स में भी आता है, ऑनर्स में भी आता है, सेकेंड ईयर पास कोर्स में आता है। इसके अलावा एमकॉम करोगे तो भी कैश फ्लो काम आएगा, एमबीए करोगे तो भी कैश फ्लो काम आएगा। यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस चैप्टर की। साथ निभाना साथिया वाला सिस्टम है। कैश फ्लो बार बार घूम घूम के आता है। इस चैप्टर का एक और भाई है फंड फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो छोटा भाई है, फंड फ्लो बड़ा भाई है। हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस। अगर आपने फंड फ्लो पढ़ा हुआ है तो कैश फ्लो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, बट मुझे अभी मतलब नहीं कि आपने फंड फ्लो पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। मैं तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ कि हम तो बिना 12th पढ़े आए हैं। हमने तो ना तो कभी 12th पढ़ी, ना फंड फ्लो पढ़ा, ना कैश फ्लो पढ़ा। मैं एक बार डस्टर ले लेता हूँ, डस्टर नहीं मिल रहा, चलिए ढूंढ लेंगे अभी, है ना। कि मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं ना तो फंड फ्लो पढ़ा है ना कैश फ्लो पढ़ा है। बिना उसके हम तो बिल्कुल फ्रेश से और जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो चैप्टर की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, डिफरेंट इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं ये मानते हुए कि हमने कैश फ्लो आज तक कभी नहीं पढ़ा, ना कभी 12th में पढ़ा, ना कभी और पढ़ा। आइए शुरुआत करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। मैंने एक नए पेज पे लिखना शुरू किया, कैश फ्लो एनालिसिस। आप भी लिखिए कैश फ्लो एनालिसिस। इसके ऊपर इसमें जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। चैप्टर का नाम है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके अंदर बनाना पड़ता है, जो बनाना पड़ता है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण स्टेटमेंट। कहां बनता है? कंपनी लॉ के अंदर दिया हुआ है। के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कंपनी लॉ मत लिखिए, थोड़ा कंफ्यूज होंगे बच्चे, छोड़ दीजिए। आप तो लिख दीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, AS 3। और वो भी कौन सा? रिवाइज्ड। इसके ऊपर अप्लाई होता है। यानी कहाँ है इसका फॉर्मेट दिया हुआ? बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। रिवाइज्ड मतलब पहले पुराना आया था, फिर एक नया एडिशन आ गया, नया वर्जन आ गया। उस नए वर्जन में कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपको सारी क्लासेस मिल, तो सारे टॉपिक्स और सारे फॉर्मेट्स वगैरह, फंडे वगैरह मिलते हैं। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? AS 3 रिवाइज्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के अंदर दो तरीके का कैश फ्लो होता है। एक कैश का इनफ्लो और एक कैश का आउटफ्लो। पैसे का आना, इनकमिंग पैसा आए, कैश का इनफ्लो, और पैसे का जाना, कैश का आउटफ्लो। यानी हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। बिजनेस के लेन देन में तो आएगा जाएगा, जो आएगा जाएगा ही। उसके अलावा फिक्स असेट्स में, लोन में और दुनिया भर के इधर उधर सारी आफतों में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन बिजनेस को कोई फायदा नहीं होता। लाइक मैं अगर बात करूं, मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने बहुत सारा फर्नीचर खरीदा और बहुत सारा आयरन का सामान बेच दिया। इंस्टीट्यूट के अंदर पैसा आया भी गया भी। फर्नीचर खरीदा, आयरन का सामान बेच दिया, पैसा आया भी गया भी, पर इंस्टीट्यूट को कोई फायदा होगा? नो। इंस्टीट्यूट को तो फायदा तब होगा जब स्टूडेंट्स के लिए नोट्स खरीदे जाएंगे, क्लासेस रिकॉर्ड करी जाएंगी, टीचर्स को पैसे दिए जाएंगे और स्टूडेंट से फीस आएगी। यानी हमारा जो मेन काम है उससे पैसे आने चाहिए।
तो एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में जो पैसा आया गया है वो कितना मेरे लिए यूजफुल था, बेनिफिशियल था, कितना मेरे लिए फायदे की सौदा हुआ है। भाई एक आदमी दिन भर बिजी रहता है और एक आदमी थोड़ा बहुत बिजी रहता है। जो दिन भर बिजी रह करके भी थोड़ा कमा रहा है, अरे भाई कमाई देख, बिजी रहने से मतलब नहीं है, बिजी तो गधा भी रहता है, सारे दिन बिजी रहता है लेकिन कमाता बहुत कम है। लेकिन आप बिजी रहने से कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं है, ये पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है इससे मतलब है। आप दिन भर बिजी है, आपके पापा भी बिजी है, पर आपके पापा कुछ अर्न कर रहे हैं और आप कुछ खर्च कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो कैश फ्लो चैप्टर का मतलब यही है, यही जानना चाहता है कि हमारे कैश की एक्टिविटीज, पैसा किस काम में आ रहा है और किस काम में जा रहा है, और जहां आ रहा है जा रहा है वो काम की चीज है या नहीं, बेनिफिट होना चाहिए। कई बार जैसे मैं बात करूं, मेरे स्टाफ है, ये लोग मुझे बताते हैं सर ये चीज करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो। मैंने कहा देखो मैडम, मैं बोलता हूँ मैडम खर्चे की बातें मत करो, कमाई की बात करो। भाई खर्चे तो यहाँ 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 हजार ऑप्शन है, बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो ना। हाउ टू अर्न ये बात करिए, स्पेंड की बात ना करिए। स्पेंड तो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो करना पड़ता है समय के हिसाब से। चलिए चैप्टर की थोड़ी डार्क में चलते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ने के दो मेथड्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रीति। सर एग्जाम में कौन सी आती है? इनडायरेक्ट मेथड पे ट्रिपल स्टार, डायरेक्ट मेथड पे सिंगल स्टार, बहुत कम, ना के बराबर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर है सर बताएंगे? अभी समय लगेगा, इतना जल्दी सारी बातें एक साथ नहीं सीखनी, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक्स पे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले आपको करंट असेट्स का ज्ञान होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए करंट असेट्स कौन सी होती है। अगर आपसे पूछे करंट असेट्स, बोले चालू संपत्तियां, वो सारी असेट्स जो रोजमर्रा के काम में डेली यूज में कम ज्यादा होती रहती है उन्हें करंट असेट कहते हैं। या ऐसे कहते हैं जिनकी लाइफ, जिनकी वैलिडिटी 1 साल के अंदर अंदर तक होती है उन्हें करंट असेट कहते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं शॉर्टली। लेकिन मैं अगर आपसे करंट असेट्स के नाम पूछूं तो आप 5 नाम 4 नाम गिना पाएंगे, उसके बाद आपके मुंह पे लग जाएगी टेप। आइए बनाते हैं एक लिस्ट करंट असेट्स की, कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं। चलिए 1 2 3 4 5। वैसे करंट असेट्स बच्चों होती है 8। कितनी करंट असेट्स होती है? 8। हमारे सिलेबस में एक और चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, उस रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 8 करंट असेट्स पढ़ाऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा। रियल में भी होती है 8 ही है। कैश फ्लो चैप्टर के अंदर 5 ही नहीं है, 3 को कहीं और शिफ्ट कर दिया, 3 को कहीं और शिफ्ट कर दिया, 3 को कहीं और शिफ्ट कर दिया, यहाँ 5 ही आएंगी। कौन कौन सी 5? आइए मैं नाम लिखता हूं। सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जिसे डेटर्स और बीआर, डेटर एंड बीआर, डेटर्स एंड बीआर बोला जाता है। डेट्स भी होगा और बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे, दोनों इसके अंदर आएंगे। तीसरे नंबर में मैं लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो कि छोटे टाइम के लिए किए हुए होंगे, 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को निकाल लेंगे हम वहां से। बच्चों के माइंड में आ रहा आपने कैश नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, अभी लिखिए। यहां लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं बोलना चाहूंगा इन्वेंट्री हमारी करंट असेट है, आज आई है 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन महीना भर बाद बिक जाएगी हमारी दुकान से। डेटर्स है, उधार दी हुई होगी, पैसा 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने 3 महीने बाद तो पैसा आ ही जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, इनका भी वही पीरियड है कि मैक्सिमम 3 महीने में रनली पैसा आ जाता है, तो साल भर से कम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आज पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़े दिन बाद इस पैसे को निकाल लेंगे हम बिजनेस से, बस कहीं ना कहीं ध्यान आ रहा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं डिटेल में समझा रहा हूं, चलिए समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर रखा है। जानते हैं आप सबको प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन ये नहीं पता ये करंट असेट कैसे है।
आइए डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आज नहीं समझा तो फिर कब समझेंगे। ये हमारा मैच्योरिटी लेवल है कि हमारे को कोई पूछे तो हमारे को डेप्थ तक चीज आनी चाहिए। प्रीपेड समझिएगा, कोई चीज खरीदनी है उसका पैसा एडवांस में दे दिया। पैसा जहां एडवांस में देते हैं वहां एडवांस में देते हैं हमारा एक राइट क्रिएट हो जाता है, अधिकार। कैसा अधिकार कि साहब हमको इस चीज पर अधिकार है, हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मूवी की टिकट्स। सर लॉकडाउन में तो मूवी की बात ही मत करो। अरे फिर भी एग्जाम्पल लेने में क्या है। मूवी की टिकट्स, आपने मूवी की एडवांस बुकिंग कराई, कितने टाइम की करा था भाई? मूवी के थिएटर वाला ज्यादा 7 दिन की बुकिंग करेगा, 6 दिन की बुकिंग करेगा, 5 दिन की बुकिंग करेगा, 7 दिन से ऊपर तो बुकिंग करता ही नहीं हो। तो जो पैसा आज आपने दिया है उसको कितने टाइम में यूज ले लोगे? 7 दिन के अंदर अंदर। 1 साल से ज्यादा तो नहीं है ना, करंट है। असेट कैसे बताता हूं, उस पर्टिकुलर थिएटर की पर्टिकुलर मूवी पे पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर शो में 3 घंटे पर्टिकुलर सीट पर आपका राइट है कि नहीं है? हम गए थिएटर में और कई बार हमारे को हमारी सीट पे कोई और बैठा मिलता है। हाँ जी, कैसे उठाते हो उसको? गिड़गिड़ा करके, रिक्वेस्ट करके, या हक से बोलते हो भैया आपकी सीट का है, टिकट दिखाओ आपका, और सीधा उसके टिकट पर लगाई टॉर्च अपनी मोबाइल की, बोले यहाँ कहाँ बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठ गए, उठा देते हैं उसे हक से, बिकॉज असेट है हमारी वो। क्या परमानेंट असेट है क्या? जिंदगी भर है क्या खरीदी आपने वो सीट? नहीं, टेम्परेरी, जस्ट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे जब तक वो मूवी चलेगी तब तक हमारा राइट है, उसके बाद राइट खत्म। करंट भी है और असेट भी है। अनदर एग्जांपल, रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे वाले रिजर्वेशन 3 महीने का करते हैं मैक्सिमम। आज रिजर्वेशन कराओगे 3 महीने आगे की टिकट्स ले सकते हो, उससे आगे के नहीं ले सकते। जनरली 3 महीने ही होते हैं, मेरे को जहां तक ध्यान है, या 120 डेज होते होंगे, तो 4 महीने बस, 4 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, तो जो आपने रिजर्वेशन कराया वो काहे का कराया साहब? पर्टिकुलर ट्रेन की पर्टिकुलर डे का पर्टिकुलर स्टेशन से पर्टिकुलर स्टेशन तक पर्टिकुलर प्लेस में आप कितना मूव कर सकते हो, है ना? उसकी पर्टिकुलर सीट का आपका, उस बोगी की पर्टिकुलर सीट का आपने रिजर्वेशन करा रखा है। कोई बैठा मिलेगा उसको उठाना आता है, हमें आराम से उठाना है। क्यों? क्योंकि हमने उस वहां पर अधिकार कायम कर लिया, हमारा एक अधिकार क्रिएट हो गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है। ट्यूशन में फीस दे दी तो पढ़ने का अधिकार है ना? हाँ अधिकार है, लेकिन नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा की टाइम पीरियड होता ही नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट हुई। ऐसी अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय। थोड़ा डिटेल में बोलूं तो कह सकता हूं इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई साहब। एग्जांपल देता हूं, मैं मान लीजिए सुबोध कॉलेज में पढ़ाता हूं, 1 महीना पढ़ाने के बाद अपना मन भर गया, अपन ने तो नहीं पढ़ाना। अब 1 महीने बाद वहां से छोड़ के आ गए, तनख्वाह के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे या हक से मांगेंगे? हक से मांगेंगे कि साहब तो सर हमने पढ़ा, हमने सर पैसे दिए उसके हमें, सॉरी हमने जो पढ़ाया उसके पैसे तो दे दो। तो हक से मांगेंगे कि साहब हमारे पैसे बनते दो। तो असेट है और करंट असेट है, क्योंकि छोटे टाइम पीरियड की कहानी हो रही है। ये सब करंट असेट्स तो पता होना चाहिए। 5 करंट असेट्स हैं सर, ये काम है इनके चैप्टर में, ऑब्वियसली यस, तभी तो पढ़ा रहा हूं सर। वो तो 3 बच गए, जो आपने कहा था 8 थे, होती 8 है करंट असेट्स, लेकिन हमने यहाँ पे 5 ही लिखी है। कहा ना एक चैप्टर पढ़ाएंगे रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर 8 करंट असेट्स लिखूंगा। जो 3 यहाँ से गायब हुई उनको डाल दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नगद और नगद के समानांतर चीजों में। अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे फोन करिएगा प्लीज, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आप ईयरफोन यूज कर रहे होंगे और पिक्सेल्स आपने क्या पढ़ा दिए होंगे यहाँ पे थोड़ा सा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सबसे पहला तो कैश इन हैंड, नगद रोकड़। ये कैश की इक्विवेलेंट है, खुद ही कैश की तरह है, मार्केट में सब जगह चलता है। और क्या चलता है मार्केट में सब जगह? बैंक का पैसा, मतलब आपके चेक्स वगैरह, बिल्कुल ड्राफ्ट्स वगैरह मार्केट में चलते हैं, आराम से चलते हैं। एक चीज आई साहब, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मेरा नाम नहीं आ रहा मुंह पे, यस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यस नाम भूल गया था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भूल नहीं गए थे, मुंह पे नाम नहीं आ रहा था, याद तो था इसलिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? जिन बच्चों ने मेरे से कभी पढ़ा हुआ वो पहले, है ना, तो बहुत कम बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे से कभी पढ़ा हो, है ना, तो उनको तो पता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पर बताते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती क्या है डिटेल में। मैं बात करूं वो सारी चीजें जो ना कैश है ना बैंक, पर मार्केट में कैश की जगह चलती हैं, दौड़ती हैं।
हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। सर एग्जांपल बहुत सिंपल, कई एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा डिटेल है ना। आतिश मार्केट के अंदर मेरी दुकान है। आतिश मार्केट जानते हैं, जयपुर आतिश मार्केट, 2 आतिश मार्केट, नया और पुराना। वहां पे सैनिटरी का और बाथरूम्स का और किचन्स का ये सामान मिलते हैं सारे, मैन्युफैक्चर जो अपने कंस्ट्रक्शन के सामान होते हैं वो सारे मिलते हैं। मेरी आतिश मार्केट में एक दुकान है, मेरी दुकान पे एक कस्टमर आया, बोले भाई साहब हमें एक मॉड्यूलर किचन का सेट चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी साइज का। मैंने दिखाया, बोले नहीं इसमें ये वाला कलर चाहिए हमें। मैंने कहा ये वाला कलर तो क्या यही वाला अच्छा ये ले लो। बोले नहीं वही वाला कलर चाहिए। सुनो, कस्टमर की डिमांड है कि स्पेसिफिक कलर, डिजाइन या साइज जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा 1 मिनट रुको, पूछ लेता हूँ गोडाउन में पड़ा होगा। ठीक है, मैं गया अपने रिसेप्शन पे, फोन उठाया और फोन एक नंबर में फोन मिलाया। मैंने कहा इस वाले में ये वाला कलर पड़ा है, एक बार चेक करके बताना। बोले हाँ पड़ा है, ले लो। ठीक है, अब फोन रखा, फटाफट मैंने यहाँ से एक लड़के को एक पर्ची बना के दी कि ये वाला साइज का 1% ले जा। मेरा लड़का गया गोडाउन पे। जी मेरा लड़का पता है गोडाउन पे नहीं गया, कोई गोडाउन था ही नहीं मेरा। पता है कहाँ गया? पड़ोसी की दुकान पे, या 2 दुकान छोड़ के, मतलब उसी आतिश मार्केट में दूसरी दुकान पे। और दूसरी दुकान से वो मॉड्यूलर किचन का वो वाला सेट उठा करके ले आया और यहाँ पे ला करके लो सर लो सेठ जी ले आया गोडाउन से। मेरा ऑफिस का जो लड़का था, मेरी दुकान का लड़का था, वो जाके पड़ोसी की दुकान से लेकर के आया और यहाँ पे लाके मेरे को दे दी। मैंने अपने कस्टमर को बेच दी। क्या मैंने कोई प्रॉफिट कमाया होगा? ऑब्वियसली। जो पड़ोसी दुकान वाला है मेरे को वो एमआरपी यानी कस्टमर वाली रेट पे थोड़ी देगा, मेरे को तो पर्सनल वाली रेट पे देगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ लेगा, जोड़ेगा जो। लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए प्रॉफिट भी कमा लिया, और मैंने क्या क्या कमाया ये दिखाता हूँ आपको। अगर मैं उस कस्टमर को ये बोल देता मेरे यहाँ पर नहीं है, तो कस्टमर चला जाता और पड़ोसी की दुकान पे जाता, पड़ोसी की दुकान पे उसको मिल जाता और पड़ोसी की दुकान से वो ले जाता, कस्टमर को वही रेट में मिलता माल। अपने साथ प्रॉफिट का नुकसान होता एक। दूसरा, कस्टमर को ये कहता कि उनके कस्टमर अगली बार अपनी दुकान पे आता है डायरेक्ट पड़ोसी की दुकान पे जाता। आप बताइए, कस्टमर अगली बार अपनी दुकान पे आता है डायरेक्ट पड़ोसी की दुकान पे जाता, डायरेक्ट पड़ोसी की दुकान पे जाता, बोले वहां पे सारे माल मिल जाता है, वहां पे अच्छी क्वालिटी है, वहां पे वैरायटी मिल जाती है, फलाना ठिकाना, और वो हमेशा का उसका कस्टमर बन जाता। अब वो कस्टमर हमेशा का मेरा कस्टमर है, मैंने मार्जिन भी कमा लिया, कस्टमर को भी अपना बना लिया। अब जो मेन बात है उसका ही, मेरे पड़ोसी को मैंने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे उस टाइम पर? नहीं, क्योंकि कस्टमर के सामने तो गोडाउन से आ रहा है ना माल, तो पैसे थोड़ी जाते हैं यहाँ से। मैंने पर्ची बना के दी थी अपने लड़के को, लड़के ने जाकर के वो पर्ची वहां दे दी और वहां से माल उठा लाया। वो जो पर्ची लड़के ने वहां दी वो पर्ची है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसी हजारों पर्चियां पूरे आतिश मार्केट में दिन भर में घूमती हैं। उस दुकान वाले को कई बार माल चाहिए होता है, वो मेरे यहाँ पर्ची भेज देता है। शाम को हम दोनों बैठते हैं, वो दुकान वाला और मैं दुकान वाला, ला तेरी पर्ची और मेरी पर्ची हिसाब कर ले बैठ करके, मैं तेरे से इतने मांगता हूँ, तू मेरे से इतने मांगता है, नेट सेट ऑफ ये ले पैसे पकड़, कहानी खत्म। दोनों ने अपने अपने कस्टमर भी नहीं छोड़े, माल भी मिल गया, स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ा। एक तो मैं इतने सारे कलर डिजाइन खुद के गोडाउन में रखता, गोडाउन रखता, माल रखता। अपने को क्या मतलब है, पड़ोसी की दुकान से लाके दे देते ना, अपने को गोडाउन रखने की जरूरत ही नहीं है। कितना बढ़िया फायदा है। तो जो पर्चियां हैं, वो जो पर्चियां उन्हें बोलते हैं कच्ची पर्ची। क्या बोलते हैं? कच्ची पर्ची, है ना। और वो कच्ची स्लिप्स होती है ना, स्लिप्स पे सारा लेन देन होता रहता है। आपने कभी हवाला का नाम सुना? हवाला कारोबार, और सारा काम ऐसे पर्चियों से चलता है। शायद कुछ मूवीज भी आपने देखी होगी कि 10 का ये वाला डिजिट का नंबर देंगे तो सामने से 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो हवाला कारोबार होता है। शायद कुछ मूवीज देखी, मैं नाम नहीं पता मुझे ऐसी मूवीज की, मैं याद नहीं है ना। चलिए छोड़ी टॉपिक पे आते हैं। तो जो पर्ची है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी, उस पर्ची पे मैं लाखों और करोड़ों का माल एक जगह से दूसरी जगह उठा सकता हूँ आराम से। वो पर्ची जिसके पास है वो किंग है साहब। चलिए तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपने मेट्रो में सफर किया होगा, मैं जयपुर मेट्रो की बात नहीं कर रहा यार, उसका लेवल नीचे है थोड़ा। आप दिल्ली मेट्रो में चलो, दिल्ली मेट्रो अगर आपने सफर किया हो तो दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए आपको डेली एक कॉइन खरीदने की, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप वहां से एक पास बनवा लीजिए और पास का एक रिचार्ज होता है, आप मेट्रो में डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए और डायरेक्ट उतर जाइए। जहां से चढ़े थे जहां से उतरे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है और अपने आप वो पैसे काट लेता है, आपके पास में से पैसे कट जाएंगे। वो जो पास है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, वो हर मेट्रो स्टेशन पे चलेगा। उसके लिए एक जगह पैसे दिया, वो पास आपके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी का काम करेगा। हर बार स्टेशन पैसे देने की जरूरत नहीं, उस पास में से पैसे कटते चले जाएंगे। छोड़िए ना सारी बात, आपकी जेब में पड़ा हुआ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, इवन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये भी तो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। बताइए क्या रियल में कैश आपने देखा है क्या? मेरे गूगल पे में 3000 रुपए पड़े, वो 3000 रुपए मैंने कभी नहीं देखूंगा। वो आए भी थे डिजिटल फॉर्मेट में और चले भी जाएंगे डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब स्क्रीन पे दिखता है 3000 रुपए आए, बस। वो पैसा ना मैंने कभी देखा, आया ही नहीं।
यानी वो क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। आगे बात समझ में, मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सारी प्लास्टिक मनी, पेपर मनी जो कि कैश और बैंक के अलावा है और मार्केट में एक्सेप्टेबल है, सारी दुनिया उसको ले लेती है। तो ऐसे कह सकते हैं सर, आप शॉर्ट में बोल दो एटीएम और पेटीएम। अरे उसके अलावा जितने भी वो सारे रिचार्ज कूपन, वो सारे कार्ड जिनमें पैसे पड़े हुए हैं, वैल्यूएबल है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। एक लास्ट एग्जांपल और दूंगा, मेरे को बहुत पसंद है एग्जांपल, भूल गया मैं। आपने कभी फूड कोर्ट में खाना खाया होगा, फूड कोर्ट्स में, कौन सा फूड कोर्ट्स, पिंक स्क्वायर के ऊपर वाला फूड कोर्ट, या फिर अपन ले लेते हैं अपना एमजीएफ मॉल के ऊपर वाला फूड कोर्ट, या गौरा टावर के ऊपर वाला फूड कोर्ट। इन फूड कोर्ट्स में जनरली क्या होता है, आपको एक सिंगल कैश काउंटर पे अपना एक कार्ड बनवाना पड़ता है और उस कार्ड में रिचार्ज करवाए, आप किसी भी दुकान से कुछ भी खाओ, उस कार्ड में से पैसे कटते चले जाएंगे। यानी वो कार्ड एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सारी दुकानों पर चलेगा और लास्ट में उसका बैलेंस जो बचेगा वो वापस ले जाओ। मस्ती जोन में भी ऐसा ही होता है। चलिए छोड़िए, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, आगे आगे आप समझ में आ गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलते हैं करंट लायबिलिटीज पर। करंट लायबिलिटीज अगर रेशो का चैप्टर पढ़ेंगे, रेशो एनालिसिस का, तो वहां पे भी मैं आपको 8 करंट लायबिलिटीज पढ़ाऊंगा, 8, और यहाँ पे 4 ओनली, बाकी 4 किधर गई, कहीं गई बताएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी सबसे पहला ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर्स एंड बीपी, दोनों को ट्रेड पेबल में क्लासिफाई किया है। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बीपी। शॉर्ट टर्म लोन, नहीं शॉर्ट टर्म लोन को यहां से हटा दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग, बकाया में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम, वो इनकम जो एडवांस में हम अर्न कर लेते हैं, जल्दी कमा लेते हैं। अच्छा, किसी ने मेरे को पैसे अगर एडवांस में दे दिए तो मेरी लायबिलिटी बन जाती है उसके लिए काम करना, फिर तो काम करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 4 करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा कुछ करंट लायबिलिटीज थी लेकिन उनको कहीं और क्लासिफाई कर दिया है। आइए बताता हूं। एक तो कैटेगरी बनाई बैंक लोन के नाम से या लोन के नाम से। लोन में क्या क्या आता है, आप लोन खुद बोल दो, आप बैंक लोन बोल दो, बैंक लोन एक ही बात है। आप बैंक ओडी बोल दो, ओडी ओवरड्राफ्ट भी यही होता है। पहले ओडी आपको यहां मिलता था, अब नीचे मिलने लग गया। शॉर्ट टर्म लोन बोल दो, शॉर्ट टर्म लोन पहले यहां था, अब नीचे मिल गया। कैश क्रेडिट बोल दो, ये सब लोन में क्लासिफाई होता है, लोन की पार्ट है। सर ये कैश क्रेडिट क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। एक स्टूडेंट अपनी क्लास से जैसे पढ़ करके बाहर निकला, जैसे पार्किंग पे पहुंचा तो पार्किंग पे उसको अपनी एक्टिवा पंचर मिली, एक्टिवा पंचर थी, पार्किंग पहुंचा एक्टिवा पंचर थी, ठीक है। स्टूडेंट अपनी पॉकेट देखी, बोले आज तो मैं वॉलेट ही नहीं लाया, पैसे ही नहीं मेरे पास, मोबाइल में भी कोई फोन पे गूगल पे कुछ था नहीं। सीधा वो किसने क्या किया, बोले सर से मांग लेता हूँ, आ गया मेरे पास। बोले सर मेरी एक्टिवा पंचर हो गई, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने कितने चाहिए, बोले 50-60 रुपए की रिक्वायरमेंट है सर, सही हो जाएगा। मैंने कहा थोड़े ज्यादा ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने उसको एक अपनी पॉकेट से 100 रुपीज का नोट निकाल के दे दिया। मैंने कहा ये पैसे पकड़िए। बोले सर मैं कल दे दूंगा। मैंने कहा कल दे देना, कोई टेंशन नहीं। बच्चा चला गया, पंचर ठीक कराया, घर अगले दिन पैसे आ गए। जो बच्चों को मैंने पैसे दिए थे वो लोन था क्या बैंक ओडी बोलोगे या शॉर्ट टर्म लोन बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, कैश क्रेडिट था, कैश क्रेडिट। क्लासिफाई करा हमने यहां और यहां को। एक और छोटी सी टर्म आती है यहां पर, कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड को आप कहां क्लासिफाई करोगे। मैं बोलना चाहूंगा 2 टर्म्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। ये दोनों भी करंट लायबिलिटीज में ही आते हैं रेशो के चैप्टर में। कैश फ्लो के चैप्टर में इनको अलग निकाल रखा है, इन दोनों के अकाउंट बनेंगे, अकाउंट, इन दोनों क्या बनेंगे, अकाउंट बनेंगे। इन्हें के इन कैश फ्लो या इन कैश फ्लो लिख देता हूं, सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्हें करंट लायबिलिटी नहीं माना जाता इनको। और इनको भी बैंक ओडी की बात करें, शॉर्ट टर्म लोन की, कैश क्रेडिट की बात करें, इनको भी करंट लायबिलिटी मानते हैं। करंट लायबिलिटी कितनी है यहाँ पर, केवल 4। करंट असेट्स कितनी है, केवल
5 बस। बाकी इन तीनों को क्या बोला, अगर मैं बात करूं इन तीनों की तो इनको तीनों को क्या बोला है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। इनका क्या बनेगा, अकाउंट। ये क्या है, लोन। ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। ये क्या है, करंट असेट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अपन इतना मैटर करके कल की क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पहले इस चीज को याद कर लें, कौन सी चीज कहाँ क्लासिफाई होगी, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने के बाद अगर एक बार चैप्टर में एंट्री मार ली तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इतने आसानी से चैप्टर के अंदर नहीं घुसूंगा क्योंकि बच्चों के पेज लूज हो जाते हैं, स्क्रू ढीले हो जाते हैं अगर ये चीजें पता ना हो। इनमें से किसी भी टर्म में कंफ्यूजन हो सर इसका मीनिंग क्या होता है, या ये यहाँ क्यों आई, लाइक प्रीपेड करंट असेट्स कैसे है, लाइक एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी कैसे है, प्लीज मुझे वीडियो के बाद या पॉज करके अभी के अभी कॉल करें। थैंक यू, कल फिर पढ़ेंगे इसके आगे। बाय बाय।